हेलो दोस्तों। तो लास्ट सेशन में हमने कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में देखा। आज हम लोग लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में देखेंगे। लेटर ऑफ क्रेडिट का पर्पस क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट में कौन कौन से पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट में कौन कौन से बैंक इन्वॉल्व होते हैं, उनका पर्पस क्या होता है, उनका रोल क्या होता है, ठीक है। और लेटर ऑफ क्रेडिट का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या क्या मेन इन्फॉर्मेशन या फिर क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले ये हम लोग देखते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट में सबसे इनिशियल जो पार्टी होती है वो होती है बायर एंड सेलर। अभी ये दोनों एलसी क्यों खोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सबसे पहले, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ये दोनों सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करेंगे कि उनको क्या मटेरियल चाहिए और उसके अगेंस्ट में क्या पेमेंट चाहिए। तो ये दोनों पार्टीज कुछ कुछ रिस्क कवर करती हैं या क्या क्या रिस्क बियर करती हैं, ठीक है। तो उस रिस्क को कवर करने के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट सेलर डिमांड करता है और बायर देता है। तो बायर का सबसे पहला रिस्क होता है कि जो गुड्स इनको चाहिए वो गुड्स इनके अकॉर्डिंग या फिर इनका जो पर्पस है वो उस पर्पस के अकॉर्डिंग इनका प्रॉपर गुड्स होना चाहिए। ख़राब गुड्स नहीं होना चाहिए, वेस्ट गुड नहीं होना चाहिए, प्रॉपर गुड्स होना चाहिए, ठीक है। अभी इनका ये मेन रिक्वायरमेंट ये होता है, ठीक है। सेलर का मेन क्या होता है कि जो भी ये गुड्स सप्लाई कर रहे हैं उसका पेमेंट इनको प्रॉपर टाइम पे आना चाहिए। ये दोनों ये रिस्क बियर करता है। अब इस रिस्क के अंदर में फिर बहुत सारे फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क आ जाता है, कंट्री रिस्क आ जाते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल सिनेरियो का रिस्क आ जाता है, फ्रॉड का रिस्क आ जाता है, यानी कि कौन से कंट्री में डील कर रहे हैं, उस कंट्री का जो जोग्राफिक पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उस कंट्री से पेमेंट आ सकता है या नहीं आ सकता है, या फिर सेम वे अपोजिट में जिस कंट्री के साथ ये डील कर रहे हैं उस कंट्री के साथ गुड्स इनके पास आएगा या नहीं आएगा, प्रॉपर गुड्स आएंगे या नहीं आएंगे, ये सारा चीज़ ये कवर करते हैं। तो रिस्क बियर करते हैं। इस रिस्क को ख़त्म करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए ये दोनों पार्टी एलसी मैकेनिज्म के थ्रू पेमेंट एंड सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अभी स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये एलसी का स्ट्रक्चर जो स्टार्ट कैसे होता है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर आगे जो जो पार्टीज बीच बीच में आते जाएंगे उसका डिफिनेशन हम लोग देखते जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है, ये बायर और सेलर के बीच में एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होता है सबसे पहला। तो हम लोग यहाँ पे बायर को बी बोलते हैं और सेलर को एस बोलते हैं। सबसे पहला स्टेप मैंने बोला कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा ये दोनों पार्टी के बीच में, सीरियल नंबर 1। इस कॉन्ट्रैक्ट का सारे टर्म्स कंडीशन इन दोनों के बीच में डिफाइन होगा, इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होगा वो, ठीक है। अभी ये दोनों के बीच में एलसी आएगी। तो एलसी आने के लिए सबसे पहला, एलसी जब भी खोलेगा या एलसी जब भी देगा तो वो हमेशा बायर देगा सेलर के फेवर में। तो बायर अपने बैंक को अप्रोच करेगा, ठीक है, बैंक। अब ये बैंक के पास जब भी बायर अप्रोच करेगा तो इस बैंक को एलसी ओपन करने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होगा वो डॉक्यूमेंट ये बायर अवेल करके देगा बैंक को। अभी ये बेसिक डॉक्यूमेंट जो होता है वो होती है लेटर ऑफ क्रेडिट का एप्लीकेशन और साथ में अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट। ये दो सारी चीज़ें ये बायर जो है अवेलेबल करके देगा अपनी बैंक को, जिसके थ्रू ये एलसी ओपन होगी। तो ये सेकेंड स्टेज में आ जाता है रिक्वेस्ट फॉर एलसी, ठीक है। अभी जब भी ये बैंक एलसी ओपन करती है तो ये पार्टी जो है बी बायर ये एप्लीकेंट हो जाती है। हम लोग यहाँ पे सीरीज वाइज लिखते हैं एप्लीकेंट।
जो भी एलसी में या लेटर ऑफ क्रेडिट में जो भी पार्टीज इन्वॉल्व होंगे वो वन बाय वन हम लोग यहाँ पे नोट करते जाएंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे इन्वॉल्व होता है अप्लीकेंट, यानी कि बायर को अप्लीकेंट बोलते हैं, ठीक है। सेम वे में सेलर को यहाँ बेनिफिशियरी बोलते हैं हम लोग। अभी यहाँ पर सबसे पहला क्या आएगी, बी अपना रिक्वेस्ट, जो भी अंडरलाइंग डॉक्यूमेंट होगा इस बैंक के अकॉर्डिंग जो भी डिमांड होगा वो डॉक्यूमेंट अवेल करके देगी बैंक को, और बैंक फर्दर एलसी ओपन करेगी। तो जब भी ये बैंक एलसी ओपन करती है तो इसको बोलते हैं एलसी इशूइंग बैंक, या अप्लीकेंट बैंक, ठीक है। अभी ये क्या करती है, इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे एलसी ट्रांसमिट करती है सेलर के बैंक को, यानी कि बेनिफिशियरी के बैंक को, ठीक है। थर्ड वे क्या होगा, एलसी ट्रांसमिशन, एलसी ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे फर्दर बैंक इन्वॉल्व हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं बेनिफिशियरी बैंक। अभी ये बैंक क्या करती है, एलसी इसके पास रिसीव होती है और ये इस एलसी को एडवाइस करके इशू करती है सेलर को, एडवाइस करती है फोर्थ स्टेज पे एलसी एडवाइस, ठीक है। एलसी ये बेनिफिशियरी की बैंक जो है एलसी एडवाइस करती है, तो बेनिफिशियरी के बैंक को एडवाइजिंग बैंक भी बोलते हैं, ठीक है। अभी जब भी एलसी इनके पास, सेलर के पास या बेनिफिशियरी के पास जब भी एलसी आई, एलसी एडवाइस अगर इनके पास आई तो इनको जो एलसी का टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ये गुड्स शिप करेगा और डॉक्यूमेंट रेडी करेगा, ठीक है। अभी जब ये डॉक्यूमेंट रेडी करने के बाद, एलसी रिसीव होने के बाद ये गुड्स प्रिपेयर करेगा, ठीक है। फिफ्थ स्टेज गुड्स प्रिपेयर, या गुड्स रेडी, अगर रेडी है तो शिप करेगा या प्रिपेयर करके वो शिप करेगा, ठीक है। अभी गुड्स रेडी किया और शिप इस वे में किया, ठीक है, शिप। फिफ्थ स्टेज हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं। अब ये शिप करने के बाद डॉक्यूमेंट इन्होंने बनाया होगा बेनिफिशियरी ने, अब ये डॉक्यूमेंट क्या करेगी, अपने बैंक के पास सबमिट करेगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट सिक्स्थ स्टेज में डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। अब ये डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करेगी अपनी बैंक को, तो जिस बैंक को डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करती है उसको नॉमिनेटेड बैंक बोलते हैं हम लोग। नॉमिनेटेड बैंक, यानी कि ये जो नॉमिनेटेड बैंक है सेम बैंक भी हो सकती है, अदर बैंक भी हो सकती है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि कोई भी पार्टी होती है उनका सेम एक ही बैंक नहीं होता है, मल्टीपल बैंकिंग चैनल के थ्रू बैंकिंग करते हैं। तो ये एक बैंक में एडवाइस कर सकते हैं, दूसरे बैंक में डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे एडवाइजिंग और नॉमिनेटेड बैंक सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है, ठीक है। इस केस में हम लोग लेके चलते हैं सेम है, ठीक है। तो सबसे पहला सिक्स्थ स्टेज पे ये डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अभी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने के बाद ये जो बैंक है देखिए ये डॉक्यूमेंट कंप्लाई है नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पे एग्जामिन होगा। अभी डॉक्यूमेंट ये एग्जामिन होगा, उसके बाद ये यहाँ पे पेमेंट रिलीज करेगी, ठीक है, पेमेंट रिलीज, यानी कि डॉक्यूमेंट अगर एलसी के अकॉर्डिंग टर्म्स एंड कंडीशन कंप्लाइंग है तो ये पेमेंट रिलीज किया और ये डॉक्यूमेंट फर्दर डॉक्यूमेंट जो सेलर एप्लीकेंट के बैंक है वहाँ पे प्रेजेंट करेगा। सिक्स स्टेज था, सेवेंथ स्टेज में डॉक प्रेजेंटेशन।
टू एलसी इशूइंग बैंक। यहाँ पे डॉक प्रेजेंटेशन बेनिफिशियरी के बैंक में था, नॉमिनेटेड बैंक में, उसके बाद नॉमिनेटेड बैंक ने प्रेजेंट किया एलसी इशूइंग बैंक को। ठीक है, अब एलसी इशूइंग बैंक डॉक्यूमेंट जब भी प्रेजेंट होगा तो चेक करेगी कि जो भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया गया है वो एलसी के टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। ठीक है, अभी डॉक्यूमेंट अगर कंप्लाइंग होगा तो ये क्या करेगी, रिम्बर्स कर देगी इसको। ठीक है, यानी कंप्लाइंग डॉक्यूमेंट में पेमेंट इसको कर देगी। अभी इसके बाद ये किन के पास आएंगे, एप्लीकेंट के पास, कि आपका ये जो एलसी हमने ओपन करके दिया था उस एलसी के अंडर में कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन आया है, इसका हमने रिम्बर्समेंट किया है, अब आप इसका डॉक्यूमेंट लेकर जाओ, डॉक्यूमेंट रिलीज। ये 8 था, ये 9th स्टेज। ठीक है, डॉक्यूमेंट रिलीज करेंगे, उसके बाद सेटलमेंट करेंगे। ठीक है, सेटलमेंट मतलब जो एलसी इशूइंग बैंक ने इनको पेमेंट किया है नेगोशिएटिंग बैंक को, ये यहाँ पे सेटलमेंट करेगी, पेमेंट सेटलमेंट एप्लीकेंट और बेनिफिशियरी। ठीक है, तो ये हमारा एलसी का स्ट्रक्चर हो गया। अभी इस एलसी स्ट्रक्चर में हमने देखा ये 4 पार्टी, यहाँ पे अभी तक 4 पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। अभी यहाँ पे सपोज अगर ये जो सेलर है, सेलर को अपना जो भी एलसी इन्होंने लिया है अपने फेवर में, उस एलसी को इनमें एक एडिशनल सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर इनका जो एलसी इशूइंग बैंक के साथ पेमेंट अगर नहीं होता है या फिर कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन नहीं है या फिर जो भी चीज़ है, अगर इनको एक एडिशनल सिक्योरिटी चाहिए तो ये कंफर्मेशन ऐड करते हैं इस एलसी में, इन एडिशन टू एलसी इशूइंग बैंक। ठीक है, कि अगर एलसी इशूइंग बैंक से पेमेंट नहीं आता है तो हम लोग हम लोग डायरेक्ट कंफर्मिंग बैंक के थ्रू डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करेंगे और वहाँ से पेमेंट लेने के बाद कंफर्मिंग बैंक और एलसी इशूइंग बैंक दोनों एक दूसरे में पेमेंट का सेटलमेंट करेगी। तो यहाँ पे एक पार्टी और इन्वॉल्व हो गई, कंफर्मिंग बैंक। कंफर्मिंग बैंक का सिंपल सा ये है कि इन्होंने एलसी इशूइंग के बिहाफ पे एक एडिशनल सिक्योरिटी बेनिफिशियरी को दिया कि मैं पेमेंट करूंगा आपको, डॉक्यूमेंट कंप्लाइंग होगा। तो ये कब क्वेश्चन में आती है, ये तभी आती है जब सेलर का जो होता है एलसी इशूइंग बैंक के ऊपर एक, आप समझ सकते हैं कि एक रिस्क फैक्टर वो बियर नहीं करना चाहते हैं, तो वो बेनिफिशियरी क्या करेगी, जो उनके कंट्री में जिस बैंक के साथ वो डील करते हैं उस बैंक के साथ बोलेंगे कि ये एलसी हमें रिसीव हुई है, इस एलसी को आप कंफर्मेशन ऐड करो, मैं डॉक्यूमेंट आपको प्रेजेंट करूंगा, पेमेंट आप मुझे करो, फर्दर आप जो है एलसी बैंक के साथ टेकअप कर लो। तो यहाँ पे कंफर्मिंग बैंक का रोल ये होता है। तो इतने सारे बेसिक जो पार्टी है इस एलसी के केस में इन्वॉल्व होती है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे इस एलसी के ट्रांजेक्शन में जो हमने देखा इसका मेन कंटेंट क्या क्या होता है, या फिर क्या क्या इंफॉर्मेशन जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। तो इसमें सबसे पहला होती है कि सबसे पहला फॉर्म ऑफ एलसी होता है। फॉर्म ऑफ एलसी मतलब आपका रिवोकेबल है या रिवोकेबल है। तो जनरली एलसी रिवोकेबल होती है, रिवोकेबल। ठीक है, उसके बाद आप एलसी का जो कंटेंट होती है लिख देते हैं, कंटेंट इसमें होता है एलसी इशूइंग डेट, यानी कि जो एलसी या फिर जो सिक्योरिटी इशू कर रहे हो उस सिक्योरिटी का डेट क्या है। थर्ड होती है एलसी एक्सपायरी डेट, इसके साथ में प्लेस भी होती है, यानी कि कौन सा डेट पे और कौन सा प्लेस पे ये आपका जो सिक्योरिटी एलसी इशूइंग बैंक ने दिया है वो इनवैलिड हो जाएगी। तो यहाँ पे जनरली देखेंगे तो 2 चीज़ आती है, या तो नेगोशिएटिंग बैंक जो बेनिफिशियरी का है उसका कंट्री का नाम होता है, सपोज अगर न्यूयॉर्क है तो न्यूयॉर्क लिखते हैं, या फिर लिखते हैं एट नेगोशिएटिंग बैंक काउंटर।
जनरल टर्म देखेंगे तो आपको ये दो ही दिखेगा, बेनिफिशियरी के कंट्री में एलसी एक्सपायरी, या तो नेगोशिएटिंग बैंक के काउंटर पे एलसी एक्सपायरी। फोर्थ होता है एलसी का अमाउंट एंड करेंसी। एलसी आपका कितने अमाउंट का है, उसका करेंसी क्या है, ये चीज़ें फोर्थ पॉइंट में आ जाती है। अब ये फिफ्थ पॉइंट आपका होता है जो ड्राफ्ट्स आपका बनेगा, ठीक है, ड्राफ्ट्स, ड्राफ्ट सेट, साइट है, यूसांस है, या एट नेगोशिएशन है, या फिर एट डिफर्ड पेमेंट है, डिफर्ड पेमेंट, इतनी सारी चीज़ें आती हैं। सिक्स्थ आपका आ जाता है अवेलेबल विथ, यानी कि ये जो एलसी है वो किसके साथ अवेलेबल, कौन से बैंक के साथ अवेलेबल है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था नॉमिनेटेड बैंक, तो यहाँ पे नॉमिनेटेड बैंक का नाम आता है या फिर एनी बैंक आता है, यानी कि ये जो सिक्योरिटी है किसी भी बैंक के साथ वो किसी भी बैंक में जाकर डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर सकता है, सबमिट कर सकता है ऑनवर्ड क्लेम के लिए। सेवन्थ पॉइंट आता है आपका गुड्स डिस्क्रिप्शन। गुड्स डिस्क्रिप्शन, इसको 45A हम लोग बोलते हैं। इस 45A का 3 कंटेंट मेन होता है। सबसे पहला गुड्स का डिस्क्रिप्शन, गुड्स क्या है, क्या क्वांटिटी का है, क्या चीज़ें हैं वो चीज़ें। इसके साथ में आता है आपका अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट का डिटेल। ये कॉन्ट्रैक्ट का डिटेल हो सकता है, प्रोफॉर्मा इनवॉइस का डिटेल हो सकता है, या फिर परचेज ऑर्डर का डिटेल हो सकता है। इसके साथ में एक और आती है इनकोटर्म। इनकोटर्म हम लोग बाद में देखेंगे, बट ये 3 चीज़ें मेन कंटेंट होती है जो कि गुड्स डिस्क्रिप्शन में आपकी आती है, ठीक है। उसके बाद 8 आता है आपका डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, इसको 46A बोलते हैं हम लोग एलसी के कंटेंट में। तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में बेसिकली जब भी बैंक देखती है तो बैंक के लिए जो मेन डॉक्यूमेंट होती है वो पहला होती है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, या फिर ड्राफ्ट, या फिर हुंडी। ये एक ही टर्म है, टर्म अलग अलग है बट डॉक्यूमेंट एक ही है। सेकेंड होती है कॉमर्शियल इनवॉइस। थर्ड होती है बीएल, एयरवे बिल, या फिर एनी अदर ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। फोर्थ होती है इंश्योरेंस। ये जो डॉक्यूमेंट है बैंक जनरली डिमांड करती है, ये डॉक्यूमेंट आपका एलसी के टर्म्स कंडीशन में होना चाहिए। इसके साथ में एडिशनल डॉक्यूमेंट एप्लीकेंट कॉल कर सकता है, करते भी हैं। वो डॉक्यूमेंट आपका जैसे होता है पैकिंग लिस्ट होता है, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता है, अगर कुछ इनका इंस्पेक्शन रिपोर्ट है या फिर जो भी गुड्स इनका रेडी हुआ है उस गुड्स का इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट भी मांगते हैं, तो इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट भी होता है। ठीक है, फिर इसमें सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस भी होता है, क्वालिटी ऑफ एनालिसिस भी होता है। तो ये वेरियस टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट हैं। जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट एलसी में कॉल करते हैं उतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी बेनिफिशियरी के लिए हो जाता है। क्यों? क्योंकि इतने सारे टर्म्स कंडीशन कंप्लाई करने के लिए बेनिफिशियरी को ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। तो बेनिफिशियरी हमेशा क्या चाहता है कि जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट का सेक्शन हो वो मिनिमम हो, और एप्लीकेंट हमेशा चाहता है कि जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट का सेक्शन हो वो ज़्यादा हो, ताकि इनका
जो भी गुड्स है उसका सिक्योरिटी या फिर जो गुड्स उनको रेडी होकर आ रही है वो चीज़ें एक ज़्यादा सही तरीके से या फिर ज़्यादा सिक्योर हो, ज़्यादा सही हो, क्वालिटी में भी क्वांटिटी में भी, ये चीज़ इसके लिए ज़्यादा कॉल करते हैं। ठीक है, अभी इसके बाद में आती है इसके बाद में आती है हमारे पास एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन जिसको 47AB हम लोग बोलते हैं। इसमें आपका एडिशनल डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट में क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि बोलता है कि आपका ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी इन इंग्लिश, ऑल डॉक्यूमेंट शुड बियर एलसी नंबर एंड डेट, डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी इशूड प्रायर टू एलसी डेट। तो ये एडिशनल कंडीशन होती है जिसके अकॉर्डिंग इनको डॉक्यूमेंट रेडी करना है या फिर जो शिपमेंट का टर्म्स है वो चीज़ें यहाँ पे कवर करती है। अभी इसके बाद में हमारे पास आती है जो 47 होने के बाद में आपका है आपका कन्फर्मिंग इंस्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, कन्फर्मिंग इंस्ट्रक्शन यानी कि जो हमने यहाँ पे देखा कन्फर्मिंग बैंक को ऐड किया गया वो चीज़ को, तो या तो विथ होता है या तो फिर विदाउट होता है या फिर में ऐड होता है, ये सारी चीज़ें। अभी इसके बाद आपका एक और आता है चार्जेस का क्लॉज आती है। एलसी में चार्जेस कौन कौन बियर करेगा, तो जनरल जो टर्म यूज़ होता है वो होता है अप्लीकेंट बैंक टू अप्लीकेंट अकाउंट, बेनी बैंक टू बेनी अकाउंट। ये जनरल स्टैंडर्ड चार्ज है जो कि हर एक मैक्सिमम एलसी में आप देखेंगे, बट कभी कभी वो डिफ़र करती है। जैसे कि आप एलसी एडवाइजिंग चार्जेस, एलसी इशूइंग चार्जेस एप्लीकेंट बियर करेगा, नेगोशिएशन चार्ज एप्लीकेंट बियर करेगा, कन्फर्मिंग चार्जेस ओनली बेनिफिशियरी बियर करेगा। तो ये सिर्फ टर्म्स का चार्जेस का सिर्फ ब्रेकअप है जिसको दोनों पार्टी आपस में नेगोशिएट करके उस चीज़ को वो लोग डिवाइड कर सकते हैं। बट जनरल जो होता है वो यही मैक्सिमम लोग जो यूज़ करते हैं वो अप्लीकेंट बैंक टू अप्लीकेंट अकाउंट, बेनिफिशियरी बैंक टू बेनिफिशियरी अकाउंट। ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज़ और भी आती है पीरियड ऑफ प्रेजेंटेशन, यानी कि अगर आपने एलसी में शिपमेंट किया है, शिपमेंट करने के बाद आपने डॉक्यूमेंट बनाया है, वो डॉक्यूमेंट आपको बैंक में कितने दिनों के अंदर में सबमिट करना है। ठीक है, तो ये हमेशा होती है 21 डेज फ्रॉम डेट ऑफ शिपमेंट। ये 99% एलसी में आप इतना ही देखेंगे, 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट। 21 डेज मैक्सिमम टेनर परमिटेड है यूसीपीटीसी में, इससे कम भी डाल सकता है बट इससे ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा बैंक परमिट भी नहीं करती है, यूसीपीटीसी भी परमिट नहीं करता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हमें ध्यान में देने वाली बात होती है कि आपका पीरियड ऑफ प्रेजेंटेशन जब भी कोई भी कंपनी अगर किसी रिक्वेस्ट में दे रही है तो वो चीज़ें यहाँ पे है कि नहीं। 21 डेज़ के बियॉन्ड अगर जाती है तो वो स्टेल डॉक्यूमेंट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आती है। फिर आपका एक होता है रीइंबर्समेंट इंस्ट्रक्शन। रीइंबर्समेंट इंस्ट्रक्शन यानी कि जब भी एलसी में डॉक्यूमेंट प्रेजेंट होगा तो वो रीइंबर्समेंट कौन सी बैंक करेगी। अभी जैसे हमने यहाँ पे देखा था रीइंबर्स, तो यहाँ पे एक बैंक का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो हम लोग मिस कर गए, रीइंबर्समेंट बैंक। अभी ये रीइंबर्समेंट बैंक का रोल क्या है, तो रीइंबर्समेंट बैंक का सिंपल सा रोल ये है कि डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट के अंडर में अगर डॉक्यूमेंट प्रेजेंट हुए हैं और इसको एलसी इशूइंग बैंक से ऑथराइजेशन मिला है, ठीक है, कि आप ये इस एलसी के अंडर में डॉक्यूमेंट आया है, आप इतने अमाउंट का पेमेंट बेनिफिशियरी को रिलीज़ करो या बेनिफिशियरी के बैंक को रिलीज़ करो, तो ये रीइंबर्सिंग बैंक हमेशा एलसी इशूइंग बैंक के ऑथराइजेशन पे काम करती है। ठीक है, सिर्फ फंड्स रिलीज़ करने का काम करती है, इसका और कोई रोल नहीं है। सिंपल सा एक रोल है, एलसी इशूइंग बैंक के इंस्ट्रक्शन पे पेमेंट रिलीज़ करना।
और अगर इनको रिइंबर्समेंट सामने से क्लेम आई है, यानी कि बेनिफिशियरी के बैंक से अगर इनके पास क्लेम आई है, तो एलसी इशूइंग बैंक से ऑथराइजेशन डिमांड करना है कि हमारे पास ये क्लेम सबमिट हुई है, आपका इसका इंस्ट्रक्शन क्या है, आपको पेमेंट करना है या नहीं करना है, वो चीज़ों का इंस्ट्रक्शन ये पास करती है एलसी इशूइंग बैंक। तो ये इनका मेन रोल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिइंबर्समेंट इंस्ट्रक्शन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में आती है आपका एलसी एडवाइजिंग बैंक। यहाँ पे एलसी एडवाइजिंग बैंक यानी कि ये जो एलसी का जो कंटेंट है, जितना हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ये सारा कंटेंट कौन से बैंक को ट्रांसमिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एलसी एडवाइजिंग बैंक में स्विफ्ट कोड आती है। स्विफ्ट कोड किसका? जो भी बेनिफिशियरी का बैंक रहेगा उस बैंक का स्विफ्ट कोड आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारा था एलसी का कंटेंट कि एलसी में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, या फिर ये जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है उसमें क्या क्या चीज़ आती है, ठीक है। अभी जब भी एलसी ट्रांसमिट करती है तो बैंक हमेशा MT 700 ट्रांसमिट करती है, ठीक है। फर्दर इसमें एलसी में अमेंडमेंट भी आती है, ठीक है। यानी कि अगर एलसी सपोज एलसी इन्होंने 1 मंथ के लिए एलसी ओपन की और शिपमेंट अगर डिले हो रहा है तो एलसी का वैलिडिटी वो एक्सटेंड करेंगे। सेम वे अगर बीच में अगर एलसी इन्होंने सपोज 1 मिलियन का एलसी खोला है, कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट अगर बढ़ गया तो उसका वो अमेंडमेंट करते हैं कि इस एलसी का अमाउंट इंक्रीज करो। तो ऐसे वेरियस अमेंडमेंट्स आती है। ये आपका फाइनेंशियल, अभी जो मैंने अमेंडमेंट बोला वो उसको फाइनेंशियल अमेंडमेंट हम लोग बोलते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल अमेंडमेंट। अभी सेम फॉर्म में अगर कुछ क्लॉजेज में अमेंडमेंट हो, सपोज जो अभी हमने यहाँ पे देखा था डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट का जितने सारे डॉक्यूमेंट में रिक्वायरमेंट थे या फिर एडिशनल कंडीशन जो रिक्वायरमेंट था, उसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना है, चेंजेस करना है, या फिर कुछ चीज़ें डिलीट करनी है या फिर कुछ चीज़ें ऐड करनी है, तो उसको हम लोग टेक्स्ट अमेंडमेंट बोलते हैं, टेक्स्ट अमेंडमेंट, या फिर नॉन फाइनेंशियल अमेंडमेंट। तो सबसे डिफ़िकल्टी यहाँ पे जो लोगों को आती है ये टेक्स्ट अमेंडमेंट या नॉन फाइनेंशियल अमेंडमेंट में इशू आती है, क्योंकि यहाँ कॉम्प्लिकेशन अमेंडमेंट में हमेशा ज़्यादा आता है कि क्या क्लॉजेज को क्या मॉडिफाई कर रहा है, कौन सा क्लॉजेज ऐड करना चाह रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पे लोग डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, ठीक है। तो जब भी टेक्स्ट अमेंडमेंट हम लोग करेंगे या फिर जब भी देखेंगे तो हमें जो भी टर्म्स कंडीशन स्पेसिफाई किया वो टर्म्स कंडीशन बैंक को एग्रीएबल है या नहीं है, वो चीज़ें देखकर हमें यहाँ पे करना पड़ता है। तो टेक्स्ट अमेंडमेंट में हमेशा बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि आप क्या अमेंडमेंट कर रहे हैं उसमें, क्योंकि सम हो क्या होती है यहाँ पे कि सपोज एलसी में मल्टीपल अमेंडमेंट हमने किया, ठीक है। सपोज एक हमने 700 एलसी खोला, अभी अमेंडमेंट उससे हमने 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, जितने नंबर ऑफ अमेंडमेंट बढ़ते जाते हैं तो जो डॉक्यूमेंट जो भी प्रेजेंट होगा उस डॉक्यूमेंट का स्क्रूटनी उतना ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है, उतना ज़्यादा करना पड़ता है। तो यहाँ पे कभी कभी होता है किसी का अमेंडमेंट कोई पॉइंट अगर मिस हो गया तो वहाँ पे एलसी इशूइंग बैंक का जो भी मैसेज कम्युनिकेट करेगी डिस्क्रिपेंसी का या फिर कंप्लाइंग का, तो वो चीज़ें यहाँ पे तकलीफ़ आती है। तो हमेशा यहाँ पे मैक्सिमम जब भी देखेंगे कोई एलसी का ट्रांजेक्शन लेकर आया है या फिर एलसी के लिए रिक्वेस्ट आई है, तो हमेशा मैक्सिमम सारा चीज़ें लोग ड्राफ्ट मांगते हैं, एलसी का ड्राफ्ट मांगते हैं कि आप एलसी का ड्राफ्ट रेडी करके दो, ताकि ये जो अमेंडमेंट का जो चीज़ें हैं वो चीज़ें अराइज नहीं हो, ताकि डॉक्यूमेंट भी ये प्रॉपर रेडी कर पाए। फर्दर अमेंडमेंट के लिए क्या होता है, इसमें टाइम भी कंज्यूम होता है, इस टाइम कंज्यूम की वजह से शिपमेंट डिले होता है। तो ये सारा चीज़ होता है, इसीलिए मैक्सिमम लोग ट्राई करते हैं कि एलसी इशुएंस में ही जितना कवर हो जाए उतना बेटर है, एप्लीकेंट के लिए भी, बेनिफिशियरी के लिए भी, बैंक के व्यू से भी, ठीक है, डॉक्यूमेंट का प्रेजेंटेशन के व्यू से भी, प्लस रिम्बर्समेंट का भी व्यू से। तो आज के दिन में हम लोग इतना ही देखते हैं, आगे हम लोग इसका फर्दर पार्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है। थैंक्स।